नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाई उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर कोरोना टीकाकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है कोरोना के टीकाकरण के लिए। उत्तराखंड सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स काम करेगी। वित्त, स्वास्थ्य, गृह, आयुष विभाग के सचिव होंगे टास्क फोर्स के सदस्य। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महिला और बाल विकास, शहरी विकास विभाग के सचिव भी होंगे सदस्य। स्वास्थ्य निदेशालय को टास्क फोर्स का सदस्य सचिव बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से। अब एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है कोरोना टीकाकरण के लिए। उत्तराखंड सरकार ने इस टास्क फोर्स का गठन किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स जो है वो काम करेगी और वित्त, स्वास्थ्य, गृह, आयुष विभाग के सचिव होंगे टास्क फोर्स के सदस्य। महिला और बाल विकास, शहरी विकास विभाग के सचिव भी होंगे सदस्य। तो अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य निदेशालय को टास्क फोर्स का सदस्य सचिव भी बनाया गया है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए एक टास्क का गठन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस टास्क फोर्स का गठन किया है कोरोना के टीकाकरण के लिए। मुख्य सचिव के नेतृत्व में काम करेगी ये टास्क फोर्स। वित्त, स्वास्थ्य, गृह, आयुष विभाग के सचिव होंगे टास्क फोर्स के सदस्य। महिला और बाल विकास, शहरी विकास विभाग के सचिव भी होंगे सदस्य। स्वास्थ्य निदेशालय को टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है, सदस्य सचिव बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। कोरोना को लेकर लगातार प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि स्थिति जो है वो स्थिर बनाई जाए और प्रदेश में हालात जो है वो लगातार सुधारने के लिए प्रदेश सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। अब आपको बता दें कि कोरोना के टीकाकरण के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, कोरोना के टीकाकरण के लिए ये टास्क फोर्स गठित की गई है, किस तरह से काम करेगी और किस तरह से मदद करेगी कि प्रदेश में संक्रमण जो है वो ना फैले? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि लगातार सरकार अपनी ओर से प्रयासरत है कि कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए, कैसे संक्रमण को कम किया जाए, कैसे बढ़ते हुए संक्रमण पर नियंत्रण किया जाए और साथ ही साथ जो आने वाली वैक्सीन है, जिसको लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता के संबोधन में भी कहा है कि जैसे ही वैक्सीन अब अपने अंतिम चरण पर है, जैसे ही वैक्सीन बनकर तैयार होती है तो देश के हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, कैसी सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पटरी पर लाया जा सके, इसको लेकर के अब रणनीति तैयार होने लगी है। केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के भी पहले से ही निर्देश आ चुके हैं सभी राज्यों को। तो उसी आधार पर उत्तराखंड सरकार की ओर से भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है कि कैसे सभी प्रदेशवासियों को टीकाकरण किया जाएगा, इसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, कितने कर्मचारी इसमें काम करेंगे, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे डीप फ्रीजर की व्यवस्था की जाएगी, फ्रीजर की व्यवस्था की जाएगी, जो भी उसके लिए जरूरी उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, जन जन तक जैसे ही प्रदेश में वैक्सीन पहुंचती है फर्स्ट टाइम कैसे किसको लगाई जाएगी, कौन फर्स्ट कोरोना वॉरियर्स है जो संक्रमित होने की जद में है उनको पहले चिन्हित किया जाएगा या फिर दूसरे स्टेप में किनको लगाई जाएगी, तीसरे स्टेप में किसको लगाई जाए, इन तमाम चीजों को तय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है, टास्क फोर्स गठित किया गया है जिसमें तमाम विभागों के जो सचिव है वो इसके सदस्य होंगे और स्वास्थ्य महानिदेशालय इसके टास्क फोर्स का सदस्य सचिव बनाया गया है। चलिए, आप बने रहिए पवन। तो कोरोना टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने इस टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि कोरोना का जो टीकाकरण है वो हर शख्स तक पहुंचे और हर शख्स का टीकाकरण हो। वित्त, स्वास्थ्य, गृह, आयुष विभाग के सचिव होंगे इसके सदस्य। आपको अब दूसरी खबर से रूबरू करा देते हैं। देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आ रही है। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ी जानकारी देहरादून से। यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम रावत ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को याद किया। पवन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर शहीदों को याद किया और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि
लगातार जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी काम करते हैं और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। पुलिस लाइन में ये पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम देखा गया। बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को पूरे देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। सभी राज्य अपने अपने पर जो भी पुलिस सेवा में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं या उनके द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन करते समय जो शहीद हो गए हैं उनको स्मृति के रूप में याद किया जाता है। और इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पुलिस लाइन में मौजूद रहे। उन्होंने आज स्मृति दिवस के मौके पर जो भी उत्तराखंड के इस साल के दौरान में जो लोग शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उन सभी शहीद कर्मियों को याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको पुष्प चक्र भेंट कर उनको श्रद्धांजलि दी। तो वही इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे, साथ ही साथ पुलिस के आला अफसर भी वहां पर मौजूद रहे। अनिल के रतूड़ी जो कि डीजीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम जो इस सराहनीय कार्य में जो शहीद हुए हैं, जो पुलिस की सेवा करते हुए जो लोग शहीद हुए थे, उनको उनकी स्मृति में कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है, जो मनाया गया और उसमें उनके परिजनों को भी सम्मानित करने का काम किया गया। साथ ही साथ इस विशेष अवसर पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस के लिए 2 विशेष घोषणाएं भी की हैं, जिसमें को में 1000 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। तो साथ ही साथ जो राहत कोष है, जो शहीद कोष होता है, उसको उसमें 75 करोड़ रुपए की धनराशि मुक्त कराने की बात कही। चलिए, शुक्रिया आपका पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ शिरकत की और तमाम जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जनता की सुरक्षा के दौरान उन तमाम पुलिसकर्मियों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में दिवाली के बाद खुल सकते हैं डिग्री कॉलेज। आपको बता दें कि विधिवत पढ़ाई के लिए दिवाली के बाद ही खुल पाएंगे डिग्री कॉलेज। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे डिग्री कॉलेज खुलने का और लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिर डिग्री कॉलेज कब खुलेंगे, उनके लिए ये अच्छी खबर, उनके लिए बड़ी जानकारी। डिग्री कॉलेज दिवाली के बाद खुल सकेंगे। 30 अक्टूबर को घोषित किया जा सकता है रिजल्ट घोषित करना सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता रहेगी और 30 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे रिजल्ट। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद ही कॉलेज खोले जाने की योजना बनाई गई है। तो विधिवत पढ़ाई के लिए दीपावली के बाद ही खुल पाएंगे डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज की तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार सवाल कर रहे थे, लगातार इस बात की वो जानकारी लेना चाहते थे कि आखिर डिग्री कॉलेज कब खुलेंगे। तो उनके लिए ये बड़ी जानकारी, डिग्री कॉलेज दीपावली के बाद ही खुल सकेंगे और सरकार की प्राथमिकता ये रहेगी कि रिजल्ट जारी किया जाए पहले। तो उसके लिए माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसी के बाद रिजल्ट जारी होने के बाद ही कॉलेज खोले जाने की योजना बनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डिग्री कॉलेज दीपावली के बाद खोले जाएंगे और सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि पहले रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी करने के बाद ही ये योजना बनाई गई है कि डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई जा रही है और माना जा रहा है कि दीपावली के बाद ही डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। तो वहीं दिनेशपुर में मतवा मिशन के संस्थापक हरिचंद गुरुचंद के श्रीमत स्वामी ब्रह्मचारी बाबा गोपाल जी के आकस्मिक निधन होने के 2 दिन बाद शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। शव यात्रा में उत्तराखंड के शिक्षा खेल मंत्री अरविंद पांडे समेत कई नेताओं ने शिरकत की। शव यात्रा हरिचंद गुरुचंद मंदिर परिसर से दिनेशपुर नगर क्षेत्र में परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर में नमा से समाधि दी गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि कोरोना काल होने के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि महाराज के जाने के बाद एक अपूर्ण क्षति हुई है। उन्होंने महाराज के भक्तों को शांति की अपील की। तो दिनेशपुर में बाबा गोपाल महाराज की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी शिरकत की। शव यात्रा में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क नहीं लगाए गए और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है शव यात्रा में।
जो ये संस्था है ये मानव कल्याण के लिए काम करती है और इस क्षेत्र में 1980 में यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ बाबा गोपाल दास जी के चरण कमल यहाँ आए और उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और 1980 में ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ स्थापित करना, संप्रदाय को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। जिन्होंने हिंदुस्तान के और दुनिया के अनुसूचित जाति जनजाति और शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद किया था। आज बड़ा दुखद दिन है कि आचार्य गोपाल दास जी महाराज जो हैं आज उनका देहांत हुआ है, लेकिन ऐसे लोग मर रहते हैं जो समाज को जीते हुए मरते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में अलग जगाई। समाज में एक चेतना जागृत करने वाले और संपूर्ण भारत का अध्ययन करने वाले ऐसे आदरणीय गोपाल महाराज जी का निधन हुआ, ये वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है, लेकिन सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी स्मृतियों को, उनके क्रियाकलापों को अपने अंतर्मन में आत्मसात करते हुए हमने नए जीवन दर्शन को करना चाहिए। चलिए रुक करेंगे डोईवाला का, जहां पर आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला को बड़ी सौगात दी। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत किसानों को लाभ मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया गया है डोईवाला में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला को बड़ी सौगात दी है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत किसानों को लाभ मिलेगा। माझी ग्रांड गांव को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाबार्ड के चेयरमैन जीआर चिंतला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर कृषि मेले का भी आयोजन किया गया। तो लाभार्थी किसानों को सीएम रावत, ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ डोईवाला पहुंचे। आईएमए विलेज योजना का उन्होंने शुभारंभ किया और उत्तराखंड वासियों को ये बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक बड़ी सौगात यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। राजकुमार, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। तो एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे कि एक बड़ी सौगात मानी जा रही है उत्तराखंड वासियों के लिए। बिल्कुल, देखिए आज इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है और यहाँ पर कृषि मंत्री है सुबोध उनियाल, वो पहुंचे हैं। धन सिंह रावत है, सहकारिता मंत्री, वो पहुंचे हैं। नाबार्ड के चेयरमैन है चितला साहब, वो पहुंचे हैं। तो एक बड़ी योजना का शुभारंभ आज यहाँ डोईवाला के इस माजरी में किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित तमाम तरह की फैसिलिटी इस गांव को मिलने वाली है। नाबार्ड के सहयोग से काम चलने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि जब उत्तराखंड के पूरे राज्य में ये पहला गांव डोईवाला का ये माजरी ग्रांट बना है, जो कि आदर्श मॉडल गांव के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद पूरे पहाड़ के जनपदों में भी इस योजना का शुरुआत की जाएगी। आज इस कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के किसानों की आय को डबल करना उनकी सरकार का मकसद है और तमाम योजनाएं जो किसानों को इसमें चलाई जा रही है उनका गुणगान यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया गया। डोईवाला की तस्वीरें आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचे और उन्होंने आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत किसानों को लाभ मिलेगा। माझी ग्रांड गांव को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे और तस्वीरें आपको सीधा वहां की दिखा रहे हैं। डोईवाला में आईएमए विलेज योजना का शुभारंभ किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला को बड़ी सौगात दी। तो उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से देश और प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार ने जनता के हक में अभी तक कुछ नहीं किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी को घेरने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी नेता जब चाहे तब उनसे बहस कर ले। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भले ही हमारी सरकार है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और राज्य के जो हालात हैं उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता बहुत बौखलाए हुए हैं और राज्य में पार्टी लगातार बिखर रही है
और यही वजह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अलग अलग दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बस इनके बयानों में एक रूपता है, वो है श्री राहुल गांधी के तरीके की, झूठ बोलो, गाली दो और भाग जाओ। हमने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि रोज़गार के मुद्दे पर जो बात करते हैं, हम पूरे आंकड़े देंगे कि इन 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में कितने लोगों को रोज़गार मिला, और आप भी दीजिए कि आपके काल में कितने मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रवक्ताओं ने पूरे आंकड़े जनता के सामने रख दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक नहीं बताया कि कांग्रेस के समय में कितने लोगों को रोज़गार मिला। और हमने कहा कि चुनौती है कि वे बहस करें आकर के। अब प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहस के लिए तैयार हैं, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। और प्रीतम जी, पहला सवाल तो हमारा आपसे आपके क्षेत्र चक्राता के बारे में होगा कि लगातार 70 साल तक लगभग वहाँ पर आपके और आपके परिवार के द्वारा जो जनप्रतिनिधित्व किया गया, तो इस 70 सालों में आपके क्षेत्र की जो दशा है उसके पहले में आप पहले जवाब दीजिएगा। तो वहीं हाथरस कांड से आहत हुए गाजियाबाद के वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों के 236 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सभी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर की मौजूदगी में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इन परिवारों का आरोप है कि हाथरस कांड से ये काफी ज्यादा आहत हुए हैं और आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। हाथरस कांड से आहत होकर इन्होंने ये कदम उठाया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं का संस्कार नहीं करती है, और कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं को बेरहमी से सार्वजनिक तौर पर पीटा। ये भी कांग्रेस का घिनौना सच उजागर करता है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं करती है। कुछ दिन पहले ही कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं करती। कुछ दिन पहले ही कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ मारपीट की थी, जो कि कांग्रेस का सच उजागर करता है किस तरीके से जो कांग्रेस है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करती। कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं की इज्जत नहीं करने का आरोप यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाया। उन्होंने कहा कि यहां पर महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती बल्कि उन्हें पीटा जाता है। कांग्रेस का संस्कार महिला के प्रति, कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं का व्यवहार न सिर्फ कमलनाथ जी के इस वक्तव्य से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, साथ ही कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी ही महिला कार्यकर्ता को बेरहमी से सार्वजनिक पीटा। ये भी श्रृंखलाबद्ध घटनाओं के माध्यम से कांग्रेस का घिनौना सच उजागर करता है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी ओछी राजनीति कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। उनके राहुल गांधी आलू से सोना बना सकते हैं तो उनके नेता कुछ भी कह सकते हैं। बुलंदशहर में पीएम मोदी और सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी के बाद आपको बता दें कि विवादित टिप्पणी की गई थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने विवादित टिप्पणी की थी सीएम योगी और पीएम मोदी पर। उसके बाद यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निशाना उन पर साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी अगर आलू से सोना बना सकते हैं तो कांग्रेस के नेता कुछ भी कह सकते हैं। बुलंदशहर में उपचुनाव है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती उषा सिरोही जी चुनाव लड़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परसों यानी
22 तारीख को बुलंदशहर में आकर के एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले। हम सब लोग उसी की तैयारी में लगे हैं। ये जो अन्य विपक्षी लोग हैं ये सब बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है और ये अनर्गल बातें करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जहाँ तक इनके बयान की बात है, मुझे टिप्पणी करना भी शोभा नहीं देता, लेकिन जिनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आलू डाल करके सोना निकालना चाहते हों, उनके लोगों से आप इसके अलावा अपेक्षा नहीं कर सकते। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी ये केवल कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। तो वहीं कानपुर देहात जिले के एक गांव का कोटेदार की वजह से गांव के लोगों को राशन ही नहीं मिल पा रहा। कोटेदार गरीबों के राशन को बेच देता है क्योंकि कोटेदार की पत्नी एडीओ पंचायत अधिकारी है। वहीं गांव के लोगों ने परेशान होकर कोटेदार की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। मुख्यमंत्री से ये शिकायत की गई। गांव वालों का आरोप है कि कोटेदार गाली गलौज करता है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। सर मुझे अप्रैल 2019 से राशन नहीं मिला बराबर अब तक, और कहते हैं कि धमकी देता है कि मैं बीजेपी का फर्जी नेता हूँ, बीजेपी का नेता बताकर लोग उठता है, मारपीट करता है। मैंने 2 बार यहाँ शिकायत की तो ज़बरदस्ती मैंने वो नहीं समझौता कि हस्ताक्षर करा लिया है उसमें हलफनामे में, बस शिकायत करते तो वही फ़ोटो कॉपी लगा देता है कि तुमने सिग्नेचर करा लिए थे। और बराबर अभी तक बीच रास्ते में मुझे गली में मारा कि जा जो नेता गाड़ी को करना कर ले जाके जाए, और अर्जन एक्ट की धमकी देता है कि तेरे ऊपर अर्जन एक्ट लगा दूँगा। देखिए, आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। मेरी डीएसओ से बात भी हुई है। जो राशन विक्रेता द्वारा या नियमितताएँ की जा रही हैं उसके संबंध में टीम बनाकर सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है। सरप्राइज इंस्पेक्शन में बातें साबित हो जाएंगी, उसके द्वारा क्या अनियमितताएँ की जा रही हैं उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर से आ रही है। नकली सीमेंट फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी की है। सीमेंट फैक्ट्री से सैकड़ों बोरी नकली सीमेंट बरामद किया गया। बड़ी जानकारी कानपुर से। नकली सीमेंट फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी की। सीमेंट फैक्ट्री से सैकड़ों बोरी नकली सीमेंट बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर दूसरी फैक्ट्री में छापेमारी की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बर्रा नौबस्ता में कई फैक्ट्रियां हो रही हैं संचालित इसी तरीके से, और लगातार छापेमारी भी पुलिस की जारी है। कानपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी की। सीमेंट फैक्ट्री से सैकड़ों बोरी नकली सीमेंट बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर दूसरी फैक्ट्री में छापेमारी की तैयारी की जा रही है। बर्रा नौबस्ता में ऐसी कई फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं जिन पर लगातार छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, और उसी का असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार फैक्ट्रियां उजागर हो रही हैं और उन पर पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है, और आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर दूसरी फैक्ट्रियों में भी छापेमारी की तैयारी अब की जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर लखनऊ से। राम गोपाल यादव ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राम गोपाल यादव ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे मौजूद। सपा ने राम गोपाल यादव को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राम गोपाल यादव ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, और नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा ने राम गोपाल यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो सपा ने राम गोपाल यादव को बनाया है राज्यसभा का उम्मीदवार। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राम गोपाल यादव राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे थे। नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सपा ने राम गोपाल यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राम गोपाल यादव राज्यसभा के लिए नामांकन दायर कर रहे थे, और नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद हैं। राम गोपाल यादव को सपा ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, और राम गोपाल यादव राज्यसभा के नामांकन भरते हुए, और नामांकन के दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से राम गोपाल यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार सपा की तरफ से बनाया